नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। इस बीच रूस में पाकिस्तान के राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली ने आरटी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है या सिंधु नदी का पानी रोकता है तो पाकिस्तान पारंपरिक ही नहीं परमाणु हथियार से भी जवाब देगा। पाक राजदूत ने यह भी दावा किया कि भारत के सैन्य दस्तावेज लीक हुए हैं जिनमें पाकिस्तान पर हमले की योजना है। इससे स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान को हमले की आशंका है और वह किसी भी क्षण प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार है। हालांकि जमाली ने इंटरव्यू में यह भी स्वीकार किया कि दोनों देश परमाणु शक्ति संपन्न हैं और ऐसे में तनाव बढ़ना समूचे दक्षिण एशिया को खतरे में डाल सकता है। उन्होंने कश्मीर हमले की निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की और कहा कि इसमें रूस और चीन की भूमिका हो सकती है। हालांकि भारत पाकिस्तान की इस मांग को खारिज कर चुका है। पाकिस्तान ने भारतीय ध्वज वाहकों द्वारा अपने बंदरगाहों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें कि इससे कुछ ही घंटे पहले नई दिल्ली ने इस्लामाबाद के खिलाफ नए दंडात्मक उपाय लागू किए थे, जिसमें माल के आयात और उसके बंदरगाहों में पाकिस्तानी जहाजों के प्रवेश पर प्रतिबंध शामिल है। भारत ने शनिवार को पाकिस्तान से आने वाले या पाकिस्तान से होकर गुजरने वाले माल के आयात और अपने बंदरगाहों में पाकिस्तानी जहाजों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। वहीं अब पाकिस्तान के एक अखबार डॉन ने बताया कि पाकिस्तान ने शनिवार देर रात आदेश दिया कि किसी भी भारतीय ध्वज वाहक को किसी भी पाकिस्तानी बंदरगाह पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और साथ ही पाकिस्तानी जहाजों को किसी भी भारतीय बंदरगाह पर डॉक करने से भी रोक दिया जाएगा। पाकिस्तानी सैनिकों ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा यानी LOC पर विभिन्न सेक्टरों में बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी 10वें दिन भी जारी रखी, जिसका भारतीय सेना ने भी प्रभावी जवाब दिया। PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार और रविवार की दरमियानी रात को जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में फैले 8 स्थानों से पाकिस्तान द्वारा संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया, लेकिन किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। बता दें कि पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद बढ़े तनाव के बीच जम्मू कश्मीर में सीमा पार से बिना उकसावे के गोलीबारी की यह लगातार 10वीं रात थी। PTI के मुताबिक आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को बताया कि राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर PSF ने एक पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ा है। यह घटनाक्रम सीमा सुरक्षा बल के एक जवान को पाक रेंजर्स द्वारा पकड़े जाने के करीब एक पखवाड़े बाद हुआ है। जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी रेंजर को बल के राजस्थान फ्रंटियर ने हिरासत में लिया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कश्मीरी पंडितों पर हुई बर्बरता को लेकर कहा कि जो कुछ भी हुआ वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन उन्होंने पंडितों को कश्मीर से नहीं निकाला। उन्होंने कहा कि पंडितों के लिए गाड़ियां उपलब्ध कराई गई थी और इस घटना के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। न्यूज़ 18 को दिए एक इंटरव्यू में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि क्या आपको पता है इस घटना में मेरे कितने मंत्री मारे गए, कितने विधायक और कितने वर्कर्स मारे गए। 1500 से अधिक लोग मारे गए थे। सिर्फ भारत का झंडा फहराने के लिए उन्हें मस्जिद से निकलते ही गोली मार दी गई। विधानसभा पर हमला हुआ जिसमें 40 लोग मारे गए और लोग कहते रहे कि फारूक अब्दुल्ला कहाँ हैं, फारूक अब्दुल्ला कहाँ हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब कश्मीरी पंडितों पर नरसंहार हो रहा था उस समय मैंने भारत सरकार से सेना की कुछ और कंपनियां भेजने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इनकार कर दिया। अगर वे 15 कंपनियां भेज देते तो यह स्थिति नहीं आती। अपने इस्तीफे के बारे में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर मुझे पता होता कि यह सब होने वाला है तो मैं कभी इस्तीफा नहीं देता। अगर मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ तो मुझे फांसी पर लटका दो। AIADMK महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी ने कहा है कि उनकी पार्टी कभी भी भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से नहीं डरी और उसने 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए भगवा पार्टी के साथ खुशी खुशी गठबंधन किया है। पलानीस्वामी ने कहा कि AIADMK को डरने की कोई बात नहीं है और वह ED और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों से नहीं डरती। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि DMK के मंत्री हालांकि हताश हैं और ED और आयकर विभाग से डरते हैं क्योंकि उन्होंने लूट का पैसा छिपा रखा है और वे इसे संभालने के तरीकों के बारे में सोच रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि यही वजह है कि केंद्रीय एजेंसियां उन पर नजर रख रही थी और नतीजन TMP के मंत्री डर के मारे बोल रहे थे।
आपको बता दें कि इससे पहले डीएमके ने प्रतिशोध की राजनीति के लिए केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की निंदा की थी। साथ ही उसने इसका कानूनी रूप से सामना करने और इस मुद्दे को जनता की अदालत में ले जाने की कसम खाई थी। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम के कपाट मंगलवार सुबह खोल दिए गए हैं। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मंदिर परिसर में उपस्थित थे। धाम के कपाट खुलने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने समाचार एजेंसी ANI से केंद्र सरकार की ओर से जोशीमठ को दी गई मदद के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। फरवरी 2023 में हमारे ज्योतिर्मठ यानी जोशीमठ का लगभग 20% हिस्सा आपदा की चपेट में आ गया था, जिससे इस क्षेत्र में दरारें पड़ गई थी। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि भारत सरकार की एजेंसियों, राज्य सरकार की एजेंसियों और अन्य एजेंसियों ने एक सर्वे के बाद रिपोर्ट सौंपी, जिसके मुताबिक ज्योतिर्मठ में नवनिर्माण की आवश्यकता है, जिसके आधार पर उन्होंने भारत सरकार से निवेदन किया था कि आपदा सहायता कोष के तहत उन्हें धनराशि प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि हमें 1700 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई। उस धनराशि से हम यहाँ सीवरेज, नवनिर्माण, सुरक्षा और जल भराव को रोकने का काम करेंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टर कृष्णमूर्ति P सुब्रमण्यम के कार्यकाल को तत्काल प्रभाव से खत्म करने की मंजूरी दे दी है। वह 1 नवंबर 2022 से इस पद पर तैनात थे। पाकिस्तान को दी गई फाइनेंशियल सुविधाओं पर IMF बोर्ड की अहम रिव्यू मीटिंग से पहले ये फैसला लिया गया है। KV सुब्रमण्यम भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी CEA रह चुके हैं। उन्होंने साल 2018 से 2021 तक सबसे युवा CEA का खिताब भी अपने नाम किया था। अर्थव्यवस्था की स्थिति और आर्थिक सुधारों पर भारत सरकार को समय समय पर सलाह देने के साथ ही वह हर साल बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे करने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आम चुनाव में जीत और दोबारा से प्रधानमंत्री चुने जाने पर एंथनी अल्बनीज को प्रधानमंत्री मोदी ने जीत की बधाई दी है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि एंथनी अल्बनीज को उनकी शानदार जीत और दोबारा ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई। यह जबरदस्त जनादेश दिखाता है कि ऑस्ट्रेलियाई जनता को आपके नेतृत्व में कितना भरोसा है। मैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और तरक्की के लिए आपके साथ काम करने को उत्सुक हूं। इसी के साथ दुनिया भर के कई नेताओं ने भी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को उनकी जबरदस्त चुनावी जीत पर बधाई दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बीच की मजबूत दोस्ती की तारीफ की और ऑक्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप की लगातार तरक्की को सराहा। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का करीबी और भरोसेमंद दोस्त है और वे अल्बनीज के साथ मिलकर आज़ादी और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए काम करना चाहते हैं। इसके अलावा यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने ऑस्ट्रेलिया को उनके लगातार समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि वे दोनों देशों के बीच मजबूत साझेदारी को और आगे ले जाना चाहते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र पर वक्फ मामले में सुप्रीम कोर्ट में गलत डेटा प्रस्तुत करने का आरोप लगाया है और झूठा हलफनामा दाखिल करने के लिए संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बोर्ड ने सरकार के इस बयान पर गंभीर आपत्ति जताई है कि 2013 के बाद केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड की गई वक्फ संपत्तियों की संख्या में चौंकाने वाली वृद्धि हुई है। PTI के मुताबिक बोर्ड ने केंद्र पर गलत डेटा पेश करने का आरोप लगाया और झूठा हलफनामा दाखिल करने के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.